नमस्कार दोस्तों। देखो, 2-4 दिन से हमारी वीडियो नहीं आई थी, तो आज जो है हम वापस से हमारी क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं। थोड़ा सा लॉकडाउन है, इस वजह से थोड़ी सी अव्यवस्था हो गई थी, तो आज हम जो है वो वापस हमारी जो क्लास है वो कंटिन्यू कर रहे हैं। आप ऐसी टेंशन मान लो कि क्लास हमारी बीच में रुक जाएगी। कंटिन्यू हमारी क्लास कंप्लीट होगी। 12th का जो भी कंप्लीट हमारा सिलेबस है वो मैं कंप्लीट करूँगा। और जैसा कि मैंने बोला था कि हर लेक्चर के बाद में, हर एक लेसन के बाद में हमारा एक जो क्लास होगी वो हमारी क्लास से उस लेसन से रिलेटेड जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे उनको सोल्व करने की होगी। और जो जेड के जो क्वेश्चन है उनसे रिलेटेड जो भी बातें हैं वो हमारी उस वीडियो में होगी। तो हमने जो है वो खरपतवार वाले लेसन के बारे में हम बात कर रहे थे। और खरपतवार वाले लेसन में जो है हमने इसकी आधे से ज़्यादा जो मैटर उसके बारे में बात कर ली थी। हमने खरपतवारों की विशेषताएं, परिभाषाएं, उनका वर्गीकरण, उनका नियंत्रण, उनके नियंत्रण की जो सिद्धांत है वो सारी हमने चीज़ें जो इसमें पढ़ ली थी। आज हम जो है वो हम बात करेंगे खरपतवार नियंत्रण की जो रासायनिक विधि है उस रासायनिक विधि की। खरपतवार नियंत्रण की रासायनिक विधि। इस रासायनिक विधि के बारे में हम देखो बात करने से पहले हम इसकी परिभाषा के बारे में देख लेते हैं कि रासायनिक शाकनाशी जो होते हैं या रासायनिक विधि जो होती है वो क्या होती है। देखो, हम वर्तमान समय में जो भी हम खेती कर रहे हैं उसमें अधिकतर हम जो उत्पाद काम में लेते हैं, जो भी दवाएं काम में लेते हैं वो केमिकल होते हैं, रसायन होते हैं, पेस्टिसाइड होते हैं। तो वो जो है वो हमारे फसलों के लिए हानिकारक होते हैं या लाभदायक होते हैं, जो भी है उनके बारे में हम बात करेंगे। तो हम यहाँ पर रासायनिक विधि देखेंगे तो नाम से पता चल रहा है कि इसमें हम रसायनों को काम में ले रहे हैं और रसायनों के द्वारा खरपतवारों का नियंत्रण हमारे द्वारा यहाँ पर किया जा रहा है। तो हम यहाँ पर सीधी सी भाषा में हम ऐसे कह सकते हैं कि रसायनों द्वारा खरपतवार को नष्ट करना रासायनिक नियंत्रण कहलाता है। या फिर हम इसका दूसरा जो नाम है वो हम कह सकते हैं जैसे शाकनाशी रसायन। शाकनाशी रसायन। अब शाकनाशी की परिभाषा में हम क्या कह सकते हैं कि वे रसायन जो खरपतवारों की बढ़वार को रोक देते हैं या उनको नष्ट कर देते हैं शाकनाशी रसायन कहलाते हैं। इनकी सिंपल सी परिभाषा होगी इसकी कि वे रसायन जो खरपतवारों की बढ़वार को रोक देते हैं या उनको नष्ट कर देते हैं शाकनाशी रसायन कहलाते हैं। अब इन शाकनाशी रसायनों की जो परिभाषा है उस परिभाषा के बाद में हम यहाँ पर जो है एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पर बन सकता है कि जो प्राथमिक शाकनाशी रसायन है वो कौन सा है। यानी कि सबसे पहला जो शाकनाशी रसायन है ना वो कौन सा है, उसका उपयोग कब किया जाना प्रारंभ किया गया। तो हमारा जो द्वितीय विश्व युद्ध था उसके बाद में इन शाकनाशी रसायनों का उपयोग प्रारंभ किया गया था। और इनमें सबसे पहले जो है वो 2,4-D व MCPA, ये दोनों जो शाकनाशी रसायन है वो हमारे प्राथमिक शाकनाशी रसायनों के अंतर्गत आते हैं, जिनमें भी 2,4-D जो है वो हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है वो शाकनाशी रसायन है। इन्हीं दो शाकनाशी रसायनों का उपयोग द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में सर्वप्रथम खरपतवारों के नियंत्रण के लिए किया जाना प्रारंभ किया गया। अब देखो, 2,4-D और MCPA दोनों की जो फुल फॉर्म है उससे भी अगर आपके कभी कभी क्वेश्चन आ जाए तो आप बता सकते हो। जैसे 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक इसका हो जाएगा और 2-मेथिल-4-क्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड जो है वो हमारा MCPA का हो जाएगा। दोनों आपकी जो है वो केमिस्ट्री में चलती है, बायो में भी है और आपकी एग्रीकल्चर में भी है। तो आपकी इनको फुल फॉर्म याद करने में मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होगी। 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड, 2-मेथिल-4-क्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड, दोनों की फुल फॉर्म हो जाएगी। तो यहाँ से आपका जो क्वेश्चन बनता है वो इसी प्रकार बनेगा कि प्राथमिक शाकनाशी रसायन कौन सा है तो उसका नाम बताइए। तो आप इन दोनों के नाम बता सकते हो। और दूसरा क्वेश्चन जो है यहाँ से बनने वाला है वो ये है कि 2,4-D या MCPA की फुल फॉर्म लिखिए। तो आप इन दोनों की फुल फॉर्म भी आप लिख सकते हो। तो ये तो हो गई हमारी परिभाषा की बात। अब देखो, हम इन शाकनाशी रसायन जो है इनके वर्गीकरण के बारे में बात करेंगे। वर्गीकरण देखो, हमने खरपतवार का वर्गीकरण किया ना, वैसे हम इन शाकनाशी रसायनों की जो ये हमारी जो शाकनाशी रसायन उनका भी वर्गीकरण देखेंगे। तो शाकनाशी रसायनों का वर्गीकरण जो है
वो हम अलग अलग भागों में बांटेंगे। और मुख्य रूप से इन शाकनाशी रसायनों को जो हम 4 भागों में बांटते हैं, और इन 4 भागों में से प्रत्येक भाग को हम 2 भागों में बांटेंगे। जैसे फर्स्ट नंबर पर हमारे आ जाएंगे वर्णनात्मक व अवर्णनात्मक। दूसरे नंबर पर आ जाएंगे हमारे पत्र सक्रिय व मृदा सक्रिय। तीसरे नंबर पर आ जाएंगे हमारे संपर्क शाकनाशी व स्तनांतरित शाकनाशी। और चौथे नंबर पर हमारी हो जाएगी मृदा धूमकनाशी व मृदा जीवाणुनाशी। ये हमारे हो गए 4 प्रकार का वर्गीकरण। जैसे कि मैंने बोला कि अभी की प्रत्येक को हम जो है 2 भागों में बांटेंगे। जैसे पहला है तो पहला वर्णनात्मक और अवर्णनात्मक 2 भागों में हमारे पास विभाजित हो जाता है। तो हमने 4 प्रकार का वर्गीकरण किया और इसमें से प्रत्येक का वर्गीकरण हम 2 प्रकार से करेंगे। देखो, वर्णनात्मक और अवर्णनात्मक, पत्र सक्रिय, मृदा सक्रिय, संपर्क शाकनाशी, स्तनांतरित शाकनाशी, मृदा धूमकनाशी, मृदा जीवाणुनाशी। ये जो शाकनाशी रसायनों का वर्गीकरण है, इस शाकनाशी रसायनों को वर्गीकरण को याद करने में थोड़ी सी कठिनाई होती है, लेकिन मैं आपको जो है इसमें मुख्य रूप से एग्जाम्पल को याद करने में थोड़ी सी कठिनाई होती है। तो मैं आपको इसमें इस प्रकार के एग्जाम्पल बताऊंगा कि हाँ, आपको आराम से जो है ये याद हो जाएंगे। तो देखो, हम सबसे पहले जो है वर्णनात्मक और अवर्णनात्मक से बात करते हैं। देखो, इसमें सबसे पहले नंबर पर हम ले लेते हैं वर्णनात्मक शाकनाशी रसायन। और वर्णनात्मक शाकनाशी रसायन की परिभाषा हम अगर बताएं सबसे पहले, तो परिभाषा के बारे में हम कहेंगे कि वर्णनात्मक यानी कि जो वर्ण के लिए क्या हो, अनुकूल हो। वर्ण का मतलब होता है, हम सामान्य भाषा में वर्ण को मतलब देखते हैं रंग होता है, कलर होता है। यहाँ पर क्या कहेंगे, वर्णनात्मक मतलब वर्ण के लिए क्या है, वो अनुकूल है, वर्ण के लिए आत्मक है। तो हम यहाँ पर इसकी परिभाषा इस प्रकार से बताएंगे कि वे शाकनाशी रसायन जो किसी विशेष खरपतवार को नष्ट करने के लिए काम में लिए जाते हैं, वर्णनात्मक शाकनाशी कहलाते हैं। यानी कि जो किसी वर्ण के लिए किसी एक विशेषता होती है किसी शाकनाशी रसायन के लिए, जो वो उसी के लिए काम आते हैं। जैसे हम कह सकते हैं एग्जाम्पल के तौर पर 2,4-D है। जैसे अभी हमने प्राथमिक शाकनाशी रसायन की बात की थी, उसमें 2,4-D को काम में लिया था। तो यहाँ पर हमारे पास 2,4-D है। 2,4-D को हम वर्णनात्मक शाकनाशी रसायन मानेंगे। अब 2,4-D को हम वर्णनात्मक शाकनाशी रसायन क्यों मानेंगे, उसके बारे में देखो। 2,4-डाइक्लोरोफेनॉक्सीएसिटिक एसिड जो है, इसको हम जब भी किसी शाकनाशी रसायन पर या किसी फसल पर इसका छिड़काव करते हैं, तो उसमें जो चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार होते हैं, जैसे भी हमने पहले वाली वीडियो में जो वर्गीकरण किया था खरपतवार का, उस वर्गीकरण में हमने चौड़ी पत्ती वाले और सक्रिय पत्ती वाले खरपतवार पढ़े थे। तो उनमें किसी भी फसल पर हम जब इसका छिड़काव करेंगे, तो उसमें से 2,4-D सिर्फ चौड़ी पत्ते वाले खरपतवार जो होंगे उन्हीं को नष्ट करेगा। सक्रिय पत्ते वाले पौधों पर जो है इसका कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो हम यहाँ पर ऐसे कह सकते हैं कि चौड़ी पत्ते वाले खरपतवारों के लिए 2,4-D क्या है, वर्णनात्मक शाकनाशी रसायन है। जो किसी भी फसल में काम मिलेंगे, तो वहाँ पर वो सिर्फ चौड़ी पत्ते वाले खरपतवारों को नष्ट करेगा, अन्य खरपतवारों पर उसका कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा। एग्जाम्पल के तौर पर हम क्या कह सकते हैं, जैसे 2,4-D, जैसे आपकी गेहूं की फसल है, उस गेहूं की फसल में गेहूं सा खरपतवार है और बथुआ खरपतवार है। तो आपने जैसे 2,4-D छिड़काव किया, तो वहां से जो है गेहूं पर और गेहूं सा पर तो कोई विपरीत प्रभाव पड़ेगा नहीं। इसके अलावा वहां पर जो गेहूं बथुआ है वो सारा का सारा नष्ट हो जाएगा। यहाँ से हमारे एक इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है वो ये बनता है कि वर्णनात्मक शाकनाशी रसायन कौन सा है, तो ये आप बता सकते। दूसरा यहाँ से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमारा जो बनता है ना, वो इस प्रकार से है कि वह शाकनाशी रसायन जो दलहनी व अदलहनी फसलों के लिए अनुपयुक्त है। यानी कि आपको ऐसे शाकनाशी रसायन का नाम बताना है जो दलहनी और तिलहनी फसलों के लिए अनुपयुक्त है। तो हम जानते हैं कि दलहनी और तिलहनी दोनों ही प्रकार की जो फसलें होती है वो चौड़ी पत्ती वाली होती है, और चौड़ी पत्ती वाली होने के कारण जैसे 2,4-D को हम दलहनी और तिलहनी फसलों पर काम मिलेंगे, तो वहाँ पर खरपतवारों के साथ साथ जो है हमारी फसलें भी नष्ट हो जाएगी। इसलिए हम यहाँ पर क्या कहेंगे कि 2,4-D एक ऐसा शाकनाशी रसायन है
जो दलहनी और तिलहनी फसलों के लिए अनुपयुक्त है उसको उसमें काम में नहीं ले सकते। दूसरे नंबर पर बात करेंगे अवर्णात्मक। अवर्णात्मक देखो वर्णात्मक के विपरीत हो गया, उल्टा हो गया, यानी कि ये तो एक विशेषता थी और ये एक विशेषता नहीं है। इसमें अवर्ण आ गया यानी कि कोई सा भी रंग हो, ऐसे साधना से सारों को काम मिलेंगे जो कोई वर्ण वगैरह कुछ भी नहीं देखेंगे कि चौड़ी पत्ती वाले हैं सकरी पत्ती वाले हैं, एक बीजपत्री है द्विबीजपत्री, कुछ भी नहीं देखेंगे और जो भी प्रदर्शन परिग में आ गया उसी को वो नष्ट कर देंगे, इसलिए उनको हम अवर्णात्मक साधना से सही कहेंगे। तो हम यहाँ पर इसकी परिभाषा क्या बता सकते हैं कि वे साधना से रसायन जो संपर्क में आने वाले सभी पौधों को नष्ट कर देते हैं, अवर्णात्मक साधना से रसायन कहलाते हैं। अब इस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा कि वो सकरी पत्ती वाला है या चौड़ी पत्ती वाला है, कुछ जो भी है सबको नष्ट कर देगा। जैसे एग्जाम्पल पैराक्वाट, डाइक्वाट, ग्लाइफोसेट आदि, ये साधनाशील रसायन है। देखो आपका एक प्रकार का वर्गीकरण हो गया, उसे एक में दोनों प्रकार हमने पढ़ लिए, वर्णात्मक और अवर्णात्मक। दोनों में दो एग्जाम्पल आप याद कर सकते हो, 2,4-D, पैराक्वाट, डाइक्वाट, ये आपके दो तीन एग्जाम्पल हो गए जो आपको इसमें याद करने हैं। देखो दूसरे नंबर पर हम जो वर्गीकरण पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे पत्र सक्रिय वाला था, वो देख लेते हैं एक बार। पत्र सक्रिय शाकनाशी में हम क्या देखेंगे कि इसके अंतर्गत वैसा शाकनाशी रसायन आएंगे जिनका उपयोग हम परिणीय छिड़काव के रूप में काम में लेते हैं, यानी कि जिनका हम छिड़काव करेंगे ऊपर से, जैसे नेपसर के यंत्र आते हैं, ट्रैक्टर वगैरह से हम जो है छिड़काव करते हैं, तो उनमें हम केमिकलों को रसायनों को डालेंगे और फिर पत्तियों पर उनका छिड़काव करेंगे, तो इसलिए हम इसको क्या कहेंगे पत्र सक्रिय शाकनाशी रसायन। परिभाषा बता सकते हैं कि वे शाकनाशी रसायन जिनका उपयोग हम परिणीय छिड़काव के रूप में या फसलों के अंकुरण के बाद में करते हैं, पत्र सक्रिय शाकनाशी रसायन कहलाते हैं। एग्जाम्पल आप ये तीनों के तीनों जो आप इसमें लिख सकते हो, क्योंकि 2,4-D को भी हम परिणीय छिड़काव के रूप में काम ले रहे हैं, यानी कि जो पौधे बीज हैं वो अंकुरित हो गए, अंकुरित होने के बाद में काम में ले रहे हैं, वो सारे सब मेरे पत्र सक्रिय हो जाएंगे। 2,4-D पत्र सक्रिय है, पैराक्वाट हमारा पत्र सक्रिय है, डाइक्वाट हमारा पत्र सक्रिय है, ग्लाइफोसेट हमारा पत्र सक्रिय है, आइसोप्रोटोल हमारा पत्र सक्रिय है, ये सारे जो रसायन है वो हमारे पत्र सक्रिय के अंतर्गत आएंगे। तो आप ये तीनों के तीनों जो एग्जाम्पल है वो आप इसमें कर सकते हो। जैसे मैंने आपको बता दिया था कि सिंपल फॉर्मूले से आपको इनको याद करना है, कभी भी आपको भविष्य में ये क्वेश्चन गलत नहीं होगा कि पत्र सक्रिय में जो है वो अवर्णात्मक शाकनाशी रसायन नहीं आ सकते या पत्र सक्रिय में वर्णात्मक शाकनाशी रसायनों को नहीं ला सकते, ये दोनों के दोनों आप इसमें याद कर सकते हो। इसके बाद में हम देखेंगे मृदा सक्रिय। और मृदा सक्रिय में देखो नाम से पता चल रहा है कि यहाँ पर बीजों का अंकुरण ही नहीं हुआ है, बीजों के अंकुरण से पहले ही हम शाकनाशी रसायन को काम में लेंगे, और बीजों के अंकुरण से पहले अगर हम शाकनाशी रसायन को काम में लेंगे तो हम यहाँ पर सिंपल सी बात कर देंगे कि वे शाकनाशी रसायन जो फसलों में या बीजों के अंकुरण से पूर्व मृदा में रख करके सक्रिय रहते हैं, यानी कि हमने फसलों का अंकुरण हुआ या बीजों की हमने बुआई की, उससे पहले हमने उसको मिट्टी में मिला दिया, तो मिट्टी में रह करके वो क्या हो जाएंगे सक्रिय हो जाएंगे, और वहाँ पर खरपतवारों को जो बीज होंगे उन बीजों को नष्ट कर देंगे, उनकी वृद्धि को रोक देंगे, उन्हीं को हम मृदा सक्रिय शाकनाशी रसायन कह देंगे। जैसे पेंडिमिथाइलिन, फ्लूक्लोरिलीन, पेंडिमिथाइलिन, फ्लूक्लोरिलीन, एट्राजीन, ये जो हमारे शाकनाशी रसायन होंगे वो हमारे मृदा सक्रिय शाकनाशी रसायन हो जाएंगे। ये आपका हो गया दूसरा नंबर का वर्गीकरण पत्र सक्रिय और मृदा सक्रिय वाला, यानी कि अंकुरण के बाद में काम मिलेंगे और यहाँ पर अंकुरण से पहले काम मिलेंगे। यहाँ पर बीजों की बुआई के बाद और अंकुरण के बाद में काम मिलेंगे, यहाँ पर बीजों की बुआई के बाद हम काम मिले सकते हैं लेकिन अंकुरण से पहले काम मिलेंगे, ये भी बीजों की बुआई के से पहले भी हम इसमें काम में ले सकते हैं। तीसरे नंबर पर हम जो है वो वर्गीकरण देखेंगे इसका स्थानांतरित व संपर्क शाकनाशी। और स्थानांतरित संपर्क शाकनाशी देखो इसे पहले नंबर पर देख लेते हैं, स्थानांतरित शाकनाशी।
और स्थानांतरित का मतलब देखो, स्थानांतरण से हमें सीधा सा इस नाम से पता चल रहा है कि स्थानांतरित हो रही, वो एक जगह से दूसरी जगह पर जा रही है, इसलिए हमने इसको स्थानांतरित शाकनाशी रसायन बोला है। और इस तरह शाकनाशी रसायन की हम परिभाषा इस प्रकार से बता सकते हैं कि वे शाकनाशी रसायन जो पौधे के किसी एक भाग के संपर्क में आने पर, जैसे मान लीजिए कि ये आपका पौधा है, इस पौधे में हमने किसी रसायन का छिड़काव किया और वो यहाँ पर इतने से भाग के संपर्क में आया, इतने से भाग के संपर्क में आने के बाद में पूरे पौधे में स्थानांतरित होकर के संपूर्ण पौधे को नष्ट कर देता है, तो उन्हीं को क्या बोल देंगे, इस तरह से शाकनाशी रसायन बोल देंगे। कि वे शाकनाशी रसायन जो पौधे के किसी भी भाग के संपर्क में आने पर पौधे में, संपूर्ण पौधे में फैलकर संपूर्ण पौधे को ही नष्ट कर देते हैं, इस तरह से शाकनाशी रसायन कहलाएंगे। एग्जाम्पल आपको मैं दूसरा कुछ नहीं बताऊंगा, वही बता दूंगा आपको। एग्जाम्पल 2,4-D। 2,4-D एक ऐसा शाकनाशी रसायन है जिसका हम छिड़काव करेंगे तो वो एक भाग के संपर्क में आने पर पूरे पौधे में फैल करके संपूर्ण पौधे को नष्ट कर देगा, इसलिए 2,4-D के शाकनाशी रसायन हो गया। ऐसी गेहूं की फसल में गेहूं से पदार्थ को नष्ट करने के लिए आइसोप्रोटोयूरान को काम में लेते हैं। आइसोप्रोटोयूरान ये भी एक हमारा जो है इस तरह शाकनाशी रसायन है, इसका भी हम जब छिड़काव करते हैं तो ये पौधे के संपर्क में आने के बाद में संपूर्ण पौधे में फैल करके संपूर्ण पौधे को नष्ट कर देते हैं। दूसरे नंबर पर हम बात करेंगे इसमें संपर्क शाकनाशी रसायन। और संपर्क शाकनाशी रसायन की परिभाषा हम क्या बताएंगे इसमें, देखो इसके नाम से पता चल रहा है कि सिर्फ संपर्क में आने वाले भागों को नष्ट करेगा, तो संपर्क में आने वाले भागों को नष्ट करेगा, तो उसके आधार पर हम इसकी परिभाषा बता देंगे कि वे शाकनाशी रसायन जो पौधों के संपर्क में आने वाले भागों को ही नष्ट करते हैं, संपर्क शाकनाशी रसायन कहलाते हैं। और एग्जाम्पल हम इसमें कौन से बता देंगे, जो अभी हमने अवनात्मक शाकनाशी के अंतर्गत हमने जो एग्जाम्पल पढ़े हैं वो सारे के सारे एग्जाम्पल हमारे इसमें आ जाएंगे, जैसे पैराक्वाट, डाइक्वाट, ग्लाइफोसेट, ये हमारे कौन से शाकनाशी रसायन हो जाएंगे, संपर्क शाकनाशी रसायन हो जाएंगे कि संपर्क में आने वाले भागों को नष्ट करेंगे, वो हमारे संपर्क शाकनाशी रसायन हो जाएंगे। तो आपको इसमें कोई विशेष कुछ याद करने की जरूरत नहीं पड़ी, यहाँ तक हमारा सिर्फ आपको यहाँ पर मदद सक्रिय में थोड़ा सा चेंज हुआ है, बाकी और सारा का सारा अभी तक हमारा सेम चल रहा है मैटर। लास्ट वाला जिसका वर्गीकरण है वो हमारा था पहले नंबर पर मृदा जीवाणुनाशी। मृदा जीवाणुनाशी में देखो नाम से पता चल रहा है कि मृदा में जीवाणु पाए जाते हैं, सूक्ष्म बैक्टीरिया पाए जाते हैं बहुत सारे, और वो सारे बैक्टीरिया अगर उन रसायनों से नष्ट हो जाते हैं, खरपतवार तो नष्ट होंगे, उनके साथ साथ ये जीवाणु भी नष्ट हो जाएंगे, तो उन्हीं को हम क्या बोल देंगे, मृदा जीवाणुनाशी बोल देंगे। परिभाषा हम सिंपल से यहाँ पर बता देंगे कि वे शाकनाशी रसायन जो मृदा में खरपतवारों के साथ साथ मृदा जीवाणुओं को भी नष्ट कर देते हैं, मृदा जीवाणुनाशी शाकनाशी रसायन जो है वो कहलाते हैं। तो इसमें आपके एग्जाम्पल जो है मृदा सक्रिय वाले जो एग्जाम्पल थे वो आ जाएंगे। इसके अलावा आप वो एग्जाम्पल इसमें देख सकते हो, जैसे एट्राजीन है, सीमाजीन है, ये भी आप इसमें याद कर सकते हो, क्योंकि मर्दा में रह करके ये सक्रिय ये रह रहे हैं और मर्दा में रह करके सक्रिय ये रह रहे हैं, बस ये खरपतवारों के साथ साथ जीवाणु को भी नष्ट कर देते, इसलिए हमने इसको मृदा जीवाणुनाशी शाकनाशी जो रसायन है वो हमने बोल दिया। तो ये आपका वर्गीकरण हो गया। यहाँ पर भी हमारा वही मैटर है जिसमें हमने एग्जाम्पल पढ़े वही हमने इसमें पढ़े, बस हल्का सा फर्क है, आप इन दोनों को आप एक साथ लिख सकते हो। दूसरे नंबर पर मृदा धूमकनाशी। मृदा धूमकनाशी में यानी कि हम देखो ऐसे शाकनाशी रसायनों को भी काम में लेते हैं जिनका हम छिड़काव कर देते हैं तो वो क्या हो जाते हैं, जल्दी से ही भाप बन जाते हैं, भाप बन करके उड़ने लगते हैं। तो यहाँ पर हम जो है वो ऐसे शाकनाशी रसायनों को काम में लेंगे जो क्या करेंगे, धुआं के रूप में, भाप के रूप में फैल करके मिट्टी के अंदर प्रवेश कर जाएंगे, मिट्टी के अंदर प्रवेश करके वहां पर भाप या धुआं के रूप में फैल करके वहां पर जो खरपतवार हैं उनको नष्ट कर देंगे। तो इसी कारण उनको हमने क्या नाम दे दिया, मृदा धूमकनाशी नाम दे दिया। जैसे कार्बन डाइसल्फाइड
कार्बन डाइसल्फाइड जो है वो हमारा कौन सा हो जाएगा, मृदा धूमग्नासी रसायन हो जाएगा। तो सिर्फ आपको यहाँ पर अलग से क्या याद करना पड़ा, एक बस ये आपका अलग है, बाकी और सारे के सारे जो एग्जाम्पल है वो आपके कॉमन से हैं, सेम से हैं। बस आपको मृदा सक्रिय में और मृदा जीवाणुनाशी में इनमें थोड़ा सा ये फर्क है, बाकी और सारा का सारा जो आपका जो मैटर है वो कंप्लीट समान सा है। तो आपको इसमें अलग से कुछ याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आराम से आप एक एक दो एग्जाम्पल भी याद करके इनको जो 4 प्रकार का वर्गीकरण है इसको आप कंप्लीट कर सकते हो। ये जो शाकनाशी रसायन है, इन शाकनाशी रसायनों से एग्जाम में आपके बारे एक क्वेश्चन 100 में से 100% आएगा, इसलिए इनको एक बार ढंग से देख लेना। 4 प्रकार का वर्गीकरण है, अगर इसमें से बड़ा क्वेश्चन आएगा तो आपको 4 प्रकार का वर्गीकरण भी जो है आपको पूछा जा सकता है, इसलिए इनको एक बार ढंग से देख लेना। देखो एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ। शाकनाशी रसायनों को हमने 4 भागों में बांटा है। पहला नंबर पर हमने पढ़ा था वर्णात्मक और अवर्णात्मक। वर्णात्मक शाकनाशी रसायन वे शाकनाशी रसायन थे जो किसी विशेष खरपतवार को काम नष्ट करने के लिए काम में आते हैं, जैसे 2,4-D सिर्फ चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार को नष्ट करने के लिए काम में लेते हैं, इसलिए 2,4-D एक हमारे पास वर्णात्मक शाकनाशी रसायन है। उसके बाद में पढ़ा था अवर्णात्मक शाकनाशी रसायन, जिसमें हमने पढ़ा था कि वे सारे शाकनाशी रसायन जो किसी भी खरपतवार को, जो भी खरपतवार संपर्क में आएगी उन सबको नष्ट करने में सहायक होते हैं, अवर्णात्मक शाकनाशी रसायन कहलाते हैं। और एग्जाम्पल हमने पैराक्वाट, डाइक्वाट, ग्लाइफोसेट ये पढ़ा था। उसके बाद हमने दूसरे नंबर पर पढ़ा पत्र सक्रिय और मृदा सक्रिय। वे शाकनाशी रसायन जो पर्णी छिड़काव ग्रुप में काम में लिए जाते हैं, ये फसलों की बुआई के बाद और अंकुरण के बाद में काम में लिए जाते हैं। हमारे पास वो सारे कौन से हो जाएंगे, हमारे पत्र सक्रिय शाकनाशी रसायन हो जाएंगे, जिसमें मैंने आपको एग्जाम्पल बताए थे कि जो भी हमारे वर्णात्मक में और अवर्णात्मक में, और यहाँ पर आपके पास आगे स्थानात्मक और संपर्क में उनमें काम में आने वाले सारे शाकनाशी रसायन हमारे पत्र सक्रिय शाकनाशी रसायन कहलाएंगे। मृदा सक्रिय शाकनाशी रसायन वे रसायन जो मृदा में रह करके सक्रिय हो रहते हैं और खरपतवारों को नष्ट करते हैं, मृदा सक्रिय शाकनाशी रसायन कहलाएंगे। यहाँ पर हमने बात की थी कि देखो इन रसायनों का उपयोग हम जो है वो फसल बोई के पहले या बीजों के अंकुरण से पूर्व हम काम में लेंगे इन रसायनों को, क्योंकि अंकुरण के बाद में काम में लिए जाने वाले सारे पत्र सक्रिय हो जाएंगे, इसलिए अंकुरण से पहले ही हम जो है या बोए से पहले हम मृदा सक्रिय शाकनाशी रसायनों को काम में लेंगे, जैसे पेंटामिथाइलिन और फ्लूक्लोरोलीन। उसके बाद में तीसरे नंबर पर हमारा आ गया था मृदा जीवाणुनाशी और इस तरह तो संपर्क शाकनाशी, जो मैंने बता दिया कि इस तरह में तो वे शाकनाशी रसायन जो पौधे के किसी भी भाग के संपर्क में आने पर, पौधे के किसी भी भाग के संपर्क में आने पर संपूर्ण पौधे में स्थानांतरित होकर के फैल करके संपूर्ण पौधे को नष्ट कर देते हैं, इस तरह के शाकनाशी रसायन कहलाते हैं, जैसे 2,4-D आइसोप्रोटेरॉन। संपर्क शाकनाशी वे शाकनाशी रसायन जो पौधे के संपर्क में आने वाले भागों को नष्ट करते हैं, जैसे इतना सा भाग संपर्क में आया उसी को नष्ट किया, बाकी सारा का सारा पौधा ऐसे कैसे स्वस्थ है, जैसे पैराक्वाट, डाइक्वाट हमारे संपर्क शाकनाशी रसायन हो जाएंगे। ये ऐसे शाकनाशी रसायन है जो बहुवर्षीय खरपतवार होती है उनको नष्ट करने के लिए काम में लेते हैं, या जो बड़े आकर्षक क्षेत्र होते हैं उनके लिए भी इनको काम में लेते हैं, इसलिए हम इसका काम में तो ले लेते हैं, लेकिन ये खरपतवार को पूर्ण रूप से नष्ट नहीं करता है, इसलिए हमने इनको संपर्क शाकनाशी के अंतर्गत रखा है। चौथे नंबर का और लास्ट हमारा जो है वो मृदा जीवाणुनाशी और मृदा धूमग्नाशी है। जैसे मृदा जीवाणुनाशी के अंतर्गत हमने क्या बात कर ली कि वे शाकनाशी रसायन जो मृदा में खरपतवारों के साथ साथ मृदा जीवाणुओं को भी नष्ट कर देते हैं, मृदा जीवाणुनाशी रसायन कहलाते हैं। और मृदा धूमग्नाशी में इसकी परिभाषा देख ली कि वे शाकनाशी रसायन जो मृदा में भाप या धुआं के रूप में फैल करके खरपतवार को नष्ट करते हैं, मृदा धूमग्नाशी कहलाते हैं। तो ये हमारा जो है इन खरपतवारों में जो खरपतवारों के नियंत्रण की रासायनिक विधि है उस रासायनिक विधि का वर्गीकरण हो गया। इसमें से जो भी हमारे पास क्वेश्चन बनेंगे, देखो इसमें से हमारे पास सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनेंगे, तो जो भी इसमें से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेंगे उसकी जैसे अभी इसका एक वीडियो और बनेगा, उस एक वीडियो में हमारा ये लेसन कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद में हमारा जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम इस लेसन के जितने भी हमारे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं ना वो हम इसमें डिस्कस करेंगे अगले लेसन अगले वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही है। और अब जो है वो थोड़ी सी डिस्टर्बेंस की वजह से क्लास नहीं हुई थी, लेकिन अब जो है वो डेली मैं आपके लिए एक दो क्लास जो है वो डालता रहूँगा, लेकिन थोड़ा सा आप भी कोशिश करो और वीडियो को जो है वो थोड़ा सा फैलाओगे तो
मेरा भी क्या है कि जैसे वीडियो बनाने का मन करेगा, जैसे 2-4 व्यूअर्स हो, 10-20 व्यूअर्स हो, तो मुझे भी जो है वो वीडियो बनाने में ऐसा नहीं लगता। जैसे अब सारे के सारे स्टूडेंट अगर देखोगे तो मुझे भी पता चलेगा है अभी बच्चे देख रहे हैं, जो और भी हैं वो देख रहे हैं, तो मेरा भी क्या है कि वीडियो बनाने का मन करेगा तो मैं थोड़ा सा और भी बड़े से बड़े बताने की कोशिश करूँगा। और ये जो है वो आपको भी पता है कि पहले मैंने पढ़ा दिया आप लोगों को, नोट्स कंप्लीट करवा ही दिए, इसलिए मैंने तो सिर्फ एक रफली तरीके से इनको बताने की कोशिश की है। बाकी इसके बाद हमारा जो लेक्चर होगा ना, जैसे ये लेसन हो, इसके बाद में सिंचाई वाला लेसन आएगा, तो सिंचाई वाले लेसन को तो हम ड्रॉप कर देंगे, छोड़ देंगे बीच में से। उसके बाद में हम जो है वो ड्राई फार्मिंग वाला लेसन है ना वो स्टार्ट करेंगे, उसको हम शुरू से जो है डिटेल ढंग से पढ़ेंगे। इसमें तो मैंने रफली तरीके से आपको एक बार जो है वो रिवाइज के तौर पर बताया है, तो थोड़ा सा आप भी ध्यान रखो, जिससे मैं क्या है कि जिससे और भी बढ़िया जो बढ़िया है वो आपको बताने की कोशिश करूँ। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे हम।